हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो आपका सीटेट जो क्लास चल रहा है सोशल साइंस का, उसका हम लोग अगला देखेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 18 सितंबर 2016। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे 18 सितंबर 2016 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं और यहाँ संपूर्ण व्याख्या यहाँ पर देखेंगे और हर एक ऑप्शन को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगर इतना आप देख लेते हैं दोस्तों, तो आप मान करके चलिए कि आपको 60 है ना 60 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 60 में आपको 50 प्लस आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक मूल मंत्र है कि आपको प्रीवियस ईयर का एक बार नहीं 4 बार बनाना है। एकदम पूरी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी सेट प्रैक्टिस जो आपको मार्केट में मिलता है उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज पेपर सेकेंड का कक्षा 6 to 8 के लिए 18 सितंबर 2016 जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी से संबंधित। ठीक है, और इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा करियर पॉइंट बाय मुकेश सर। आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपको दिया गया है 7857824310। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सीटेट के ग्रुप से, एस्टेट के ग्रुप से, बीपीएससी के ग्रुप से। बीपीएससी का भी क्लास यहाँ पर चल रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का आज का देखते हैं पहला प्रश्न। जी हाँ, पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने प्रश्न है इसको पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी आप कुछ आगे कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए केवीएस की भी वैकेंसी आपको आने वाली है। कभी भी केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। केवीएस की वैकेंसी हमें जहाँ तक लगता है कि सीटेट का अगर एग्ज़ाम हो जाता है ना, उसके बाद आपको केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी। यानी कि जनवरी में ज़्यादा चांस है कि केवीएस का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सीटेट आपको ज़रूरी है ना। और इस बार भी काफ़ी अच्छा खासा आपको केवीएस का आपको सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। केवीएस आपको पीआरटी भी मिलेगा है ना। पीआरटी आपको आने वाला है, टीजीटी आपको आने वाला है, पीजीटी आपको आने वाला है। तो सभी यहाँ पर वैकेंसी आने वाला। लाइब्रेरियन का भी आता है आपको केवीएस में। ठीक है, तो केवीएस की तैयारी भी आगे आपको करवाई जाएगी। तो यहाँ पर चलते पहले सीटेट तो आप पास कर लीजिए, उसके बाद ही तो केवीएस की तैयारी कर पाइएगा। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में यहाँ पर 2 कथन दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। वो कथन कह रहा है ए नंबर कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। दूसरा नंबर देखिए बी कथन कह रहा है कि सरकार नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। बिल्कुल सही है ना। जो बराबर नियमित आपका चुनाव होते रहता है 5 साल के अंतराल पर, और सरकारें क्या होती रहती है, बदलते रहती है। देखिए यहाँ पर कथन एक भी सही है और कथन बी भी यहाँ पर सही है। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है सेकेंड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। बताइए मुगल चारबाग का कौन सा एक स्थल नहीं है। ऑप्शन 1 है हुमायूं का मकबरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, या शालीमार बाग, या लाल महल बारी। देखिए सेकेंड का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और इसमें चारबाग पत्ती का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुब्बत उल इस्लाम। किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पंचायती राज के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ सही है। कथन 1 कह रहा है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। तो जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। बी नंबर है यहाँ पर सही पूछा गया है ना। और बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम सभा का सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, ये भी गलत है। 5 वर्ष का आपका अवधि होता है।
4 नंबर ऑप्शन है कि संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड का 4 नंबर, यानी कि पंचायत समिति जो है वो पंचायत स्तर पर द्वितीय स्तर में आता है। ठीक है, और इसका जो अवधि होता है वो 5 साल का होता है, और ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविता है ना, किसकी कविता और विचार को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन देखिए, कबीर है, मीराबाई, गुरु नानक या रविदास। 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो ये कबीर के जो उपदेश थे, कविता थे, विचार था, है ना, कविता विचार उपदेश, इनका जो संग्रह किया गया था बीजक और पंचवाणी में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बीजक, है ना। काफ़ी आसान प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। कबीरदास जो थे दोस्तों, ये निर्गुण विचारधारा के संत थे, है ना, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, निर्गुण विचारधारा के ये संत थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, गढ़कटंगा जो है ये आपको पड़ता है मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था गढ़कटंगा, और यह जो था ये राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथी के लिए, और इसके साथ ही ये दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को जोड़ने का काम करता था गढ़कटंगा। ठीक है, और इसी कारण से अकबर ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था गढ़कटंगा को। ठीक है, कहाँ का था, ये मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़ करके और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है देखिए आपका 6 नंबर। एलोरा के बारे में तो आपको भी आई है, बार बार पूछा जाता है ना, फिक्स मान लीजिए कि एलोरा के बारे में एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, फिक्स है। ठीक है, तो एलोरा से 6-7 क्वेश्चन आपको अरेंज कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो पूछा गया यहाँ पर कि एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल का ये कृति है बताइए। तो ये देखिए है जो गुफा 15 है ये राष्ट्रकूट काल का कृति है दोस्तों। ठीक है, किस काल का है, तो राष्ट्रकूट काल का है। अब देखिए बता दें कि एलोरा जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना। किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है एलोरा। ठीक है, और एलोरा में जो है आपको हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पर गुफा है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो वस्तु विनिमय पद्धति की यहाँ पर सही विशेषता कौन सी हो जाएगी। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि विनिमय करने वाली वस्तु का ही आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि आप वस्तु दीजिए, कोई भी वस्तु दीजिए तो इधर से भी आपको क्या मिलेगा, वस्तु मिलेगा, है ना। तो वस्तुओं से होता है यहाँ पर खरीद बिक्री, इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना, यानी कि वस्तु का ही यहाँ पर आदान प्रदान कर लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सा है, तो यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर यहाँ पर 3rd। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्रक शैल। देखिए छत्रक शैल का जो आपका निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है रेगिस्तान में। कहाँ होता है, रेगिस्तान में इसका निर्माण होता है। और इसका जो निर्माण होता है ना, कैसे होता है, तो रेगिस्तान में जो पर्वतें होती है ना, जो पहाड़ होता है वो, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो रेगिस्तान में हवाओं से क्या होता है, पत्थर घिस करके एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेता है, जिसे कहा जाता है छत्रक शैल। और इसका आकृति कैसा होगा, है ना, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर था, ये छाता जैसा बन जाता है। ठीक है, ऊपर देखिए छाता जैसा बन गया, इसीलिए इसको कहा जाता है छत्रक शैल, है ना। शैल मतलब पत्थर, तो छाता जैसा ये पत्थर बन गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था।
तो किसके नियंत्रण में बंगाल जो था 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था, अलग हो गया था। ऑप्शन देखिए, आप खुद पढ़ लीजिएगा और जवाब दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो यानी कि मुर्शिद कुली खान के समय बंगाल पर मुगल नियंत्रण क्या हो गया था, कम होने लगा था। और अलीवर्दी खान के समय तो बंगाल क्या हो गया था, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी फेवरेट प्रश्न है। इसको देखिए, आपको मिलान करना है और बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में तो कई बार छठा क्लास में आपको ये पढ़ना है। छठा क्लास आप नहीं पढ़े ज्योग्राफी तो पढ़ लीजिएगा, जा करके पढ़ाया गया है। देखिए, क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में जो होता है मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल गरजना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान, है ना, बादल बनना, ये जितनी भी घटनाएं होती है सभी घटनाएं कहाँ होती है, तो आपको होती है क्षोभ मंडल में, यानी कि मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसमें होती है। समताप मंडल में क्या होता है, तो इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत नाम सुने ही है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और जो हवाई जहाज उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है ना, नाम ही इसका समताप, यानी तापमान यहाँ पर क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट जो है आपका मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होगा बताइए। मध्य मंडल जो होता है दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो उल्काएं होती है ये कहाँ आती है, तो मध्य मंडल में ही आती है और यहाँ आकर के जल करके भस्म हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मध्य हाँ आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर इसमें मिल जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाता है, जल जाता है। और लास्ट जो आपका है बाहम परत। तो बाहम वायुमंडल जो है ये आयन मंडल का ही एक भाग है, यानी कि आयन मंडल जो है उसी का एक भाग है। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कौन कौन है, तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, फिर आएगा आयन मंडल और फिर आएगा बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल आप क्रम से नीचे से ऊपर तक याद रखिएगा, सजाने के लिए पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सा पर्यटन, ठीक है, चिकित्सा पर्यटन से भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, चिकित्सा पर्यटन में केवल विदेशी नागरिकों को ही शामिल किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा दिया गया है। ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा, नीचे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका देखिए सही क्या हो जाएगा, 2 कथन, ये 2 को कथन दिए गए हैं, 2 में से बताइए। कथन 1 में है कि वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बी नंबर कथन कह रहा है कि वे भारत के भीतर के ही प्राणी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। देखिए, तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने नंबर है आपका, 11 नंबर। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये। देखिए यहाँ पर सही है, लेकिन बी नंबर जो है आपका गलत है, ये यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, आखिर क्यों दी गई, है ना। रमाबाई जो थी ये महिला शिक्षा योद्धा थी और ये कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन फिर भी इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, आखिर ऐसा क्यों था। तो ऐसा था कि रमाबाई जो था ये संस्कृत की ज्ञाता थी, है ना। पहले आप याद रखिएगा, रमाबाई संस्कृत की ज्ञाता थी। ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, और इसी कारण उन्हें पंडिता रमाबाई कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत की ज्ञाता थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, पंडिता रमाबाई। ठीक है, चलिए, और वे महिला शिक्षा सुधार की अग्रणी नेत्री थी। अब इसका देख लेते हैं हम राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर, यानी कि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानती थी और वो संस्कृत की विद्वान थी।
तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अगला सवाल है दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। यानी कि ये किसने निर्णय लिया था कि जो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। तो ये जो निर्णय लिया था, है ना, तो ये कौन लिया था? तो ये लिया था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, है ना, 1857 में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था कि 1857 के विद्रोह के बाद, है ना, आपको पता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857, और इसके विद्रोह के बाद जो था कंपनी, इसके पहले कंपनी का शासन चलता था, तो इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन था वो क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ ही भविष्य में विद्रोह रोकने के लिए भारतीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, तो गांधी जी जो थे, यानी जो महात्मा गांधी थे, ये मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने पर ये मतलब जोर देते थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 नंबर, यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो ये बातें क्या था? गलत था। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ये तीनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857, इसके तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीति किस प्रकार से बदल गया था? आपको पता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी और इस विद्रोह के बाद जो कंपनी का जो शासन था किसके हाथ में सौंप दिया गया था? तो क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। अब यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, कौन से इसमें सही है और कौन से गलत है? कथन 1 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों का संख्या को कम किया जाए। ये देखिए बिल्कुल गलत है। भारतीय सिपाहियों की संख्या यहाँ पर बढ़ाने की बात नहीं कही गई थी, घटाने की बात कही गई थी, जबकि यूरोपीय सिपाही की संख्या यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई थी। तो ये नंबर ऑप्शन कथन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो ये सही और बी गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? अब देखिए, नमक सत्याग्रह जो किया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो 1930 में जो आपका नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत का पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में वयोवृद्ध जो राष्ट्रवादी नेता थे वो कौन थे? तो वो थे आपका दोस्तों कौन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे, ये दक्षिण भारत के नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और इन्होंने दक्षिण भारत में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो तिरुचिरापल्ली से। ठीक है, याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था नमक सत्याग्रह का दक्षिण भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर कह रहा है कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखिएगा गुलामगिरी पुस्तक जो है किसका है? तो ज्योतिबा फुले का है। निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? ठीक है, तो यानी कि इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक में अमेरिकी गृह युद्ध का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है दोस्तों? अमेरिकी गृह युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, याद रखना है। ठीक, और वे महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे। कौन? तो आपको ज्योतिबा फुले। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 17 नंबर का आंसर नंबर हो जाएगा 3, यानी कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था आपका। तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। अगला सवाल है आपका 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथन पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर आपको बताना है।
तो कथन एक है कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। देखिए उच्च न्यायालय जो है ना, ये आपको बता दें इसके बारे में कि उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है। किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में ये कार्य करता है। और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 सवाल है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और उच्च न्यायालय किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करेगा। अब देख लेते हैं इसका जो आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, आप नीचे देखिए ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक और बी दोनों यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन था कि उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्य के मुख्यमंत्री, गलत बात है, मुख्यमंत्री नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 19 नंबर। कह रहा है 19 नंबर कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। अब देखिए कैलिको क्या होता है। कैलिको जो होता है वो एक सूती कपड़ा होता है। क्या होता है? सूती कपड़ा होता है। ठीक है, कैलिको सूती कपड़ा था और ये मध्यकाल तथा अंग्रेजों के आगमन तक भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला ये वस्तु था, मद था। यानी कि ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। और याद रखिएगा कैलिको क्या था आपका? तो ये सूती कपड़ा था। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए और जो इस समस्या का समाधान कर सके। एक शिक्षक क्या अनुभव करता है कि जो उच्च प्राथमिक है यानी कि 6 to 8 के जो बच्चे हैं वहाँ पर विषय का जो भार क्या है वो बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है बच्चों पर। तो कौन सा उपाय करे ताकि ये समस्या का समाधान हो जाए? तब ऑप्शन देखिए, समस्या का समाधान बताइए। तो देखिए इसका समस्या का समाधान क्या होगा? तो शिक्षक को केवल विषय वस्तु में ही छात्रों को सीमित नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो विषय वस्तु दिया गया है, आपके जो पुस्तक है, जो किताब है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। विषय वस्तु की सीमाओं से बाहर भी इसको मतलब ज्ञान अवगत इसको करवाना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को किताबी कीड़ा से बाहर का भी इसको ज्ञान देना चाहिए। यानी है ना, विषय वस्तु की सीमाओं के बाहर उपयोगी ज्ञान से भी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 4 नंबर, यानी कि ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। है ना, सिर्फ किताब में जो दिया गया है उतना ही ना सिखावे, उसके बाहरी दुनिया से भी इनको ज्ञान को अवगत करावें। तो 20 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो इस प्रकार के प्रश्न आप खुद से सोच करके देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21। कह रहा है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज, यानी कि जो खनिज जो है वो काफ़ी गहराई में है, यानी पृथ्वी के काफ़ी नीचे है और काफ़ी खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत नीचे जो खनन करके जो खनिज निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रवेधन। है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रवेधन कहा जाता है। यानी कि बहुत नीचे जो खनन करके निकाला जाता है उसको कहते हैं प्रवेधन। ठीक, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख में, है ना, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? तो लद्दाख वाला क्षेत्र में, और एक जो झारखंड का सिंहभूम जिला है वहाँ पाया जाता है, यानी जादूगोड़ा में। ठीक है, तो ये लद्दाख में जो सिंहभूम वाला तो निकाला जाता है ना, यूरेनियम निकाला जाता है, लेकिन लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो निकाला नहीं जा रहा है। यानी कि वो भविष्य के लिए स्टोर करके रखा गया, यानी कि भविष्य में अगर इधर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो उसको कहा जाता है संभाव्य संसाधन, यानी कि भविष्य में उसका हम उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर कि गर्म जल के झरने। अब देखिए आप चले जाइए राजगीर, है ना, ब्रह्मकुंड नहाने, वहाँ आपको गर्म जल का झरना आपको मिल जाएगा। तो गर्म जल के जो झरने हैं इससे प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी कि ये जो आखिर गर्म क्यों निकलता है, क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है बताइए? तो देखिए गर्म जल के जो झरने का निर्माण है ये पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है। यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक जो गर्मी है उससे ये गर्म होकर के पानी बाहर निकलता है। ठीक ना, और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। भू मतलब पृथ्वी, तापीय मतलब भू के पृथ्वी जो गर्म उससे जो होकर के निकलती है, इसलिए उसको कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि संसार में
प्रचलित रोपण कृषि का सही विश्लेषण का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। देखिए यहाँ पर रोपण कृषि दिया गया। रोपण कृषि देखिए छठा सातवां क्लास में आपको पढ़ना है, कृषि से संबंधित है ना। कृषि बहुत सारे प्रकार के जो कृषि होते हैं उसमें एक रोपण कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रोपण कृषि का सही विश्लेषण कौन सा कथन यहाँ पर किया गया है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा। देखिए आपको बता दें कि रोपण कृषि जो है ये व्यापक पैमाने पर ही की जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आर्थिक लाभ कमाना होता है, ठीक है। और इसमें वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, यानी हो जाएगा यह वाणिज्यिक कृषि प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है ना ये खास करके भारत में कम किया जाता है, दूसरे देशों में ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे देखिए जैसे रोपण कृषि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कि चाय है ना, चाय की खेती, कॉफ़ी हो जाएगा, गन्ना नहीं और आपका ये हो जाएगा केला वगैरह का जो खेती किया जाता है, ये सब आ जाएगा रोपण कृषि के अंतर्गत, यानी कि ये बहुत बड़े क्षेत्र पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25, कह रहा है कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने वाला विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। देखिए मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ किस नगर को प्राप्त है, तो ऑप्शन देखिए पुणे है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है और कोच्चि है। 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु। देखिए बेंगलुरु जो है ना ये भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी उद्योग की यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है। और इसके विकास का कारण क्या है कि यहाँ पर मध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता तथा उनके लिए व्यापक प्रबंधन यहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। नेक्स्ट है 26 नंबर कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है। तो राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है, यानी कि राज्य की विधायिका में राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। तो कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। अब देखिए 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी कि 3rd नंबर। अगला प्रश्न है आपका 27। देखिए यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन बड़ा है तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फौजदारी कानून के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो 27 का क्या होगा, देखिए 27 का जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दिए गए विकल्प में आपका प्रथम विकल्प जो है ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। यानी कि प्रथम विकल्प क्या है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि प्राथमिक दर्ज कराया जाता है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है, यानी कि ये बात आपका बिल्कुल ही सही है। परंतु कुछ मामले में इसके थोड़ा सा विपरीत भी हो जाता है, क्योंकि कुछ मामले में क्या होता है कि न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर FIR फिर से दर्ज करवाने को कहता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैं यहाँ पर पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा पूरा ऑप्शन को। 28 नंबर प्रश्न है कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अपराध की जांच करता है पुलिस, है ना, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए तो अपराध की जांच करने में जुटी पुलिस जो है जांच के दौरान मारपीट या अन्य प्रताड़ना नहीं कर सकता है। पुलिस का ये काम नहीं है कि मारपीट करना है। पुलिस का काम क्या है, जो गलत काम किया है उसको पकड़ करके थाना में लाना है, FIR दर्ज कराना है, फिर उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना है, ठीक है। ना ही उसको मारपीट करना है और ना ही कोई अन्य प्रताड़ना करना है। साथ ही वह किसी को गोली भी नहीं मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर A, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर यहाँ पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल ही सही बातें हैं, ठीक है।
है ना। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल सही है। अगर देखिए, अगर आपका जो उच्च न्यायालय के द्वारा मान लीजिए कोई आपका फैसला आया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पर आपका सही है। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर, देखिए यहाँ पर कुछ एक कहानी सा दिया गया है और इसके आधार पर आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको पढ़िए, इसके आधार पर नीचे आपको प्रश्न आपको मिलेगा 30, 31 और 32, यानी कि 3 सवाल। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। देखिए एक बच्चा है जो क्या है, विकलांग है, यानी कि है ना, और ये व्हील चेयर का उपयोग करता है और ये तीसरी मंजिल पर इसका क्लास है। कह रहा है कि वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है, यानी कि ये जो बच्चा है ये डेली ऊपर जाने के लिए क्या करता है, एक सहायक का प्रतीक्षा करता है जो उसे उठा करके विद्यार्थियों की भीड़ से होकर के ले जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गलत किया गया है, इसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है ना। इस कथन के आधार पर तो किस अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 15 का। देखिए यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। क्यों उल्लंघन हो रहा है दोस्तों, तो संविधान का अनुच्छेद जो 15 है ये क्या कहता है, यानी कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं आप किसी से। इस बच्चा को आप क्या कर रहे हैं कि तीसरी मंजिल पर एक तो इसका क्लास है और डेली इसको क्या करते हैं, एक तो ये बच्चा प्रतीक्षा करता है ना, प्रतीक्षा करने के बाद इसको डेली आप उठा करके विद्यार्थियों के भीड़ से बीच में से इसको आप ले जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, विभेद हो रहा है ना। तो ये अब किसी का भी विभेद मतलब निषेध है, अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो किस प्रकार का उल्लंघन हो रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, इसी से संबंधित कि विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो किस प्रावधान का यहाँ पर पालन नहीं कर रहा है, देखिए तो जो गद्यांश ऊपर दिया गया था, यानी कि दिए गए गद्यांश से ये हमें पता चलता है कि विद्यालय में केवल सीढ़ी है तब ना उसको उठा करके ले जाया जा रहा है। अगर वहाँ पर जो ढलवा जो फर्श रहता है, ढलवा अगर फर्श रहता तो बच्चा खुद ही चला करके ऊपर चढ़ जाता है ना, इसकी कमी थी। ठीक है, तो विद्यालय में क्या है, ढलवा फर्श की कमी है, अतः वहाँ ढलवा फर्श का अभाव है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है देखिए, और इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुँच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे अधिक उपयुक्त क्रियाकलाप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप एक नाटक के द्वारा है ना, एक नाटक आयोजन करके आप इससे एक नाटक आयोजन करके ऊपर जो आने जाने में परेशानी हो रहा है उसको आप परिचय करा सकते हैं। यह सहानुभूति का रूप है क्योंकि वह स्वयं उस कार्य को कर रहा है। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना है ना, एक नाटक के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने को अनुभव कर सके, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33, कह रहा है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय है ना, ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो 33 का क्या हो जाएगा, देखिए ऐतिहासिक वर्णन जो होता है हमेशा तार्किक तथा निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 33 का आंसर नंबर हो जाएगा 4, यानी कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। देखिए इसमें एक ये और चीज़ आप जोड़ सकते हैं कि जैसे किसी कारण, कोई कारण हो या फिर कोई कार्य, ठीक है, कारण कार्य संबंध द्वारा ही किसी ऐतिहासिक घटना का तार्किक वर्णन किया जा सकता है तथा वैध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका
4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34। कह रहा है कि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। नए राज्य एक पाठ है जिसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं, चोल विषय पढ़ा रहे हैं, और पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत द्वितीय, पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षणिक विचार क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, चूंकि पाठ के अंत में एक जगह पर तांग राजवंश की सूचना दी गई है, न कि सभी जगहों पर दिया गया है, लास्ट में सिर्फ एक जगह दिया गया है, अतः ऐतिहासिक विषय की तुलना करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका विचार रोचक तथ्यों से जागरूक करना होना चाहिए। 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, यानी कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35। प्रश्न कह रहा है कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। अब देखिए, आप देखे होंगे बच्चों को सामाजिक विज्ञान का कक्षा है, उसमें विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तो कुछ पूर्वाग्रह प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। कह रहा है कि विद्यार्थी के पूर्वाग्रह उनके अपने अपने सामाजिक कारणों से हो सकता है, अतः सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा करके उन्हें सामाजिक आयामों के विविध रूपों से परिचित करा करके पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा आयोजन करूँगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में सबसे उपयुक्त उपाय यहाँ पर क्या होगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए ABC यहाँ पर 3 उपाय दिए गए हैं। सबसे उपयुक्त उपाय यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि व्यक्ति अध्ययन, परिभाषा या दृश्य सामग्री, कौन सा यहाँ पर सबसे उचित होना चाहिए। कौन सा विषय पढ़ाना है, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, क्या होगा आपका। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीनों हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन अगर पढ़ाना है तो आपको व्यक्ति अध्ययन भी होना चाहिए, परिभाषा भी होना चाहिए और दृश्य सामग्री भी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 प्रश्न है कि पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो पठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है। तो पठांत प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त उपयोग है, पढ़े गए विषय को विद्यार्थी द्वारा अपनी भाषा में व्यक्त करना है, न कि किताबी भाषा में करना है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो 37 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 38। प्रश्न कह रहा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। किसके बारे में, आकलन के बारे में, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार। तो देखिए सतत तथा समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थी को उत्तर देने तथा उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने में प्रोत्साहन दिया जाता है। अंक देना तथा रैंक निर्धारित करना सतत मूल्यांकन का तरीका नहीं माना जाता। ठीक है, 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 39। प्रश्न कह रहा है कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा। इतिहास यानी कि हिस्ट्री जो है आपके लिए किस प्रकार सहायक है। देखिए इतिहास में केवल प्राचीन घटनाओं का तथ्यात्मक अध्ययन उचित नहीं है ना। ऐसा नहीं कि इतिहास में आप सिर्फ जो प्राचीन घटना हुई है उसको तथ्यात्मक अध्ययन कर लिए तो इतिहास हो गया, नहीं, वरन इसे प्राचीन काल से वर्तमान तक के विषय को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, यानी कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक को क्रमबद्ध करना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। साथ ही वर्तमान तथा अतीत के प्रति तुलनात्मक अध्ययन भी सहायक होगा। तो कौन कौन से यहाँ पर आंसर जो हो जाएंगे 39 का वो हो जाएंगे A, B और C, यानी कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में उपयोग होता है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में हमें सहायता करता है, अतीत की वर्तमान में तुलना करने में सहायता करता है, यानी कि तीनों हो जाएगा आपका A, B, C यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक शिक्षक जो है भारत के विभाजन पर
प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। तो कौन सा यहाँ पर प्राथमिक स्रोत नहीं है? मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, उपन्यास या आत्मकथाएं। 40 का क्या हो जाएगा? देखिए, मौखिक इतिहास, समाचार पत्र, आत्मकथा, भाषण, फोटोग्राफी, ये सभी क्या है? तो ये सभी इतिहास के लेखन के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं पूछ रहा था ना, तो नहीं हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास इसका स्रोत नहीं होता। यानी मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों के पुरालेख, आत्मकथाएं, ठीक है ना, तो ये सभी क्या होता है? प्राथमिक स्रोत होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, उपन्यास नहीं होता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 8 निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं? तो राजनीतिक विज्ञान तो है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर, ठीक है, मनोविज्ञान इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 42 नंबर कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें। 42 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का हो जाएगा उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। हाँ, आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही है। विभेद करना गलत है ना। उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र का पहचान करें। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। 43 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो ये 4 कथन है, इसमें से कौन सा जो है सबसे अधिक वर्णन कर रहा है सामाजिक विज्ञान को? तो क्या होगा आपका? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का वर्णन जो होता है वो विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। किस पे किया जाना चाहिए? विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता के आधार पर, ठीक है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बनी हुई रहती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 ऐसा कुछ ऐसा वर्ड होता है जो आप ध्यान में रखिएगा, अलग से आप नोट भी कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। कह रहा है कि सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, परस्पर आदर जो होता है ये सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में सर्वाधिक कुशल दृष्टिकोण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? परस्पर आदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाइए। एक विद्यार्थी क्या चाहता है कि नगर निगम को जो धनराशि प्राप्त हुआ है इसका स्रोत है ना पता लगाना कि कितना राशि प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होनी चाहिए जिससे वो पता चल सके? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, ऐसे तो आपको सरकारी वेबसाइट पर सूचना आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा बताई गई सूचना होती, जबकि जो काउंसलर से बात करके उपयुक्त तथा विश्वसनीय सूचना प्राप्त किया जा सकता है काउंसलर से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 यानी कि 45 का 1। काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएँ करके आप पता लगा सकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 46 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? पाई आरेख से आप सबसे अच्छी तरह से क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? देखिए, तो जो जलाशय का जो वर्णन आप करिएगा है ना, जलाशयों का जो प्रदर्शन पाई चार्ट में किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर तापमान आपको दर्शाना है, वायु दाब दर्शाना है, ठीक है, समुद्री लहरें दंड आरेख से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। पाई चार्ट से आप जलाशय का वितरण दिखाइएगा है ना। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि दंड आरेख से क्या प्रदर्शित करेंगे तो तापमान, ठीक है, और क्या करेंगे तो वायु दाब, और क्या करिएगा तो समुद्री लहरें, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना है, लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम क्या होगा। देखिए पृथ्वी का परिक्रमण जो पढ़ना है ये 6 में ही पढ़ना होगा या 7 में पढ़ना होगा, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10 सभी आपको पढ़ाया गया है, आप जा करके पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, है ना। वहाँ पर हमारे चैनल करियर पॉइंट बाय मुकेश सर आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमण पढ़ाना है तो सबसे अधिक उपयुक्त सामग्री क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ग्लोब होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ग्लोब नहीं होगा, है ना, तब तक आप इसको नहीं समझा पाइएगा, ठीक है। ये ग्लोब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और इस पर अक्षांश देशांतर के माध्यम से आप इसको पूरी तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न यहाँ से और उठता है 47 से कि पृथ्वी का जो परिक्रमण है ये तो आप ग्लोब की सहायता से पढ़ाइएगा, लेकिन पृथ्वी का परिभ्रमण अगर आपको पूछा जाए कि पृथ्वी का परिभ्रमण अगर पढ़ाना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए चार्ट की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। कह रहा है कि दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को यहाँ पर चुनना है। ए है कि श्रम की महत्ता है और बी है आपको गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व है। अब बताइए कि यह पूछ रहा था कि विचार करना है, लिंग समानता के बारे में चर्चा करना है, बताइए क्या होगा 48 का जो हो जाएगा आपका। देखिए लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए श्रम की महत्ता तथा गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व प्रासंगिक विषय हैं, यानी कि ए और बी दोनों क्या है, प्रासंगिक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49। कह रहा है कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। इतिहासकार जो होते हैं उसके समान अगर बच्चे को सोचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी विधि अपनाए कि बच्चे भी इतिहासकार के जैसा सोचने लगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए होना चाहिए दोस्तों, इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार कैसे करते हैं, ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर करते हैं। और स्रोत विधि जो होता है ये विद्यार्थियों को इतिहासकारों की तरह सोचने में सर्वाधिक सहायता करता है। कौन सी विधि, स्रोत विधि, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा। कारखाना के विषय के बारे में आपको पढ़ाना है। देखिए कारखाना के बारे में जब भी पढ़ाना हो, यानी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करने से क्या होता है कि विद्यार्थियों में प्रत्यक्ष स्रोत की उपस्थिति हो जाती है, यानी कि बच्चा जब उसको देख लेगा ना तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है, ठीक है। साथ ही वह अवलोकन का वितरण देती है। इसके बाद कारखाना विषय को पढ़ाना उचित होगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और उसके बाद उसको पढ़ाने से ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 51 कह रहा है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद जो है इसमें 1028 इसमें प्रार्थनाएं का वर्णन किया गया है और इसकी जो रचना है ये वैदिक संस्कृत में की गई थी, ठीक है, याद रखना है, वैदिक संस्कृत में इसकी रचना की गई थी। इसमें कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो देखिए कहीं कहीं 1017 से लेकर के 1028 इसमें प्रार्थनाएं हैं, ठीक है सॉरी। और ये ऋग्वेद में कब किसके बीच ये माना जाता है, तो 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच इसको माना जाता है। अब देखिए 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है, निराधार है, ठीक है। और बी नंबर कह रहा है कि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, ये भी गलत है, संस्कृत में किया गया था। सी नंबर है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, बिल्कुल सही है, 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं है, 1017 से लेकर के 1028 इसमें प्रार्थनाएं हैं, यानी कि सी सही है, ए और बी गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही है और यह बी गलत है, 4 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मोनाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। देखिए मोनाकी पर्वत जो है ना दोस्तों, ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है ना। और इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट जो ऊंचाई है इससे भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर,
वर्तमान में इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, यहाँ पर 50 मीटर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 नंबर। कह रहा है कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक, हाँ ना, विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका विनय पिटक। और पिटक जो है ना ये 3 प्रकार के हैं, एक तो है सूत पिटक, ये है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख इसमें मिलता है, तो बौद्ध धर्म का नियम हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक, अगला सवाल है आपका 54, यानी कि पटवारियों के बारे में, यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है। यानी कि जो पटवारी होता है इसका जो कार्य होता है इसका देखभाल कौन करता है, तो बताइए कौन करता है इसका देखभाल। तो इसका जो देखभाल करता है वो राजस्व कर्मचारी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पटवारी राजस्व कर्मचारी होता है। और जो तहसीलदार की देख रेख करता है इसका, है ना, तहसीलदार हो जाएगा ये, तो वो पटवारी तो राजस्व कर्मचारी होता ही है ना। इसका जो देख रेख कार्य का देखभाल करता है वो तहसीलदार करता है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अगला है 55 नंबर। प्रश्न है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए महापाषाण किसको कहा जाता है, तो प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जो होते थे अपने पूर्वज को कब्र के पास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, है ना, जहाँ इसको दफनाया जाता था व्यक्ति को, है ना, प्राचीन समय में। तो वहाँ पर क्या किया जाता था, बहुत बड़े बड़े क्या कर दिया जाता था, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति को लिटा दिया गया, इसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। ठीक है, तो जिसे क्या कहा जाता था, महापाषाण कहा गया है। और ऐसे महापाषाण जो है भारत में, दक्षिण भारत में सबसे अधिक देखने को मिलता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 55 का, तो 4 नंबर। यानी कि इसका उपयोग जो है दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, किसी व्यक्ति को दफना करके चारों ओर पत्थरों से घेर दिया जाता था। अगला सवाल है आपको 56 नंबर। कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है ना, भूकंपीय तरंगे नहीं है। तो देखिए भूकंपीय तरंगे, जब भूकंप आती है तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं, तो कौन सी इसमें नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंगे है, पृष्ठीय तरंगे भी है, अनुप्रस्थ तरंगे भी है। देखिए पोताश्रय तरंगे ये गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं होती है। एडूसैट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एडूसैट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें पूछा गया है, KVS में भी पूछा गया था, सीटेट में भी पूछा गया है। एडूसैट से क्या अभिप्राय है, देखिए एडू है ना, ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एडू और सैट, यानी कि एजुकेशन, एडू मतलब हो गया एजुकेशन और सैट मतलब हो गया सैटेलाइट। ये जो छोड़ा गया था आपको इसरो के द्वारा छोड़ा गया था, और इसका जो उपयोग किया गया था ना वो शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ा गया था, एडू मतलब एजुकेशन से संबंधित इसका उपयोग के लिए छोड़ा गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है आपका, इसरो के द्वारा, है ना, छोड़ा गया था ये। नेक्स्ट है 58 नंबर कि निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। किस परिमंडल में पाए जाते हैं मानव सहित जीवित जीव, तो आपका स्थल मंडल में पाए जाते हैं, है ना, ये तो सिंपल सोचने वाली बात है, स्थल मंडल पर ही तो पूरे मानव समाज रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3rd हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। 59 कह रहा है कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए दक्कन का जो पठार है दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, तो इसका जो मेन है ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है दक्कन का पठार। और देखिए दक्कन के पठार का जो निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया से वजह से हुआ है। देखिए जब ज्वालामुखी फटता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है आपका, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, मान लीजिए ये क्या है, परत है, जब ज्वालामुखी निकलता है ना तो ये ऊपर आकर के जम जाता है, कुछ इसके अंदर वाले भाग में भी जम जाता है, यानी कि जो 2 प्रकार से ये जमता है, एक तो हो गया अंतर्भेदी और एक हो गया बहिर्भेदी। बहिर्भेदी मतलब जो बाहर आकर के पृथ्वी के ऊपर आकर के जम गया उसको कहेंगे बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और जो पृथ्वी के अंदर में ही ज्वालामुखी जम गया उसको कहेंगे अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो यहाँ पर जो है यानी कि जो आपको बेसाल्ट चट्टान जो पाया जाता है दक्कन के पठार में वो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर 59 का। ठीक है,
यानी कि भारत का जो दक्कन का पठार है वो बहिर्भेदी आग्नेय शैल से बना है और यह बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। दक्कन का जो पठार है ना, ये विश्व का सबसे पुराना स्थल खंडों में से गिना जाता है, क्योंकि ये दक्कन का जो पठार है ये किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड बहुत पुराना भाग है ना, जब पृथ्वी बना था उसी समय का ये आपका भाग है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क, यानी कि ये घर कार्य है, गृह कार्य है आपका। इसको आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि खनिज जो निक्षेप है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है, मैदान में, घाटी में, पर्वत में या फिर पठार में। क्योंकि ये चीज़ें ना मैंने कई बार आपको ज्योग्राफी में बता चुका हूँ कि जो आपका जो भारत है, ठीक है, तो भारत में जो खनिज क्षेत्र है वो कहाँ पर ही पाया जाता है ना। और जो यात्रियों के जो घूमने का स्थान है वो आपको कहाँ है, तो पर्वत जो होता है, यानी कि जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्वत है। तो यहाँ पर पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं। नीचे जो भारत का है ये आपको क्या है, पठारी इलाका है। तो पठारी इलाका में क्या पाया जाता है, मैं तो आपको लगभग आधा चीज़ बता चुका हूँ, आपको बस कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। इसका देखिए आंसर नीचे दिया गया है, आंसर के अलावा नीचे आपको देखिए इसका पूरा डिफिनीशन दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल यहाँ पर डिस्कशन आपको कराया गया। इसके अलावा बीपीएससी का भी यहाँ पर टेस्ट आपको चल रहा है। बीपीएससी का टेस्ट नहीं देखें तो जाकर के आप अगर फॉर्म भरे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, बीपीएससी आपका वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देखिए उसको। टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम करियर पॉइंट बाय मुकेश सर आप सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, प्लीज़ आप लोग इसे भी लाइक करें। और ये हमारा रहा यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट बाय मुकेश सर। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है और अभी से ही आप इसमें लगे रहिए। क्योंकि पिछले बार भी मेरा केवीएस हुआ था, लेकिन मात्र 1 नंबर से मेरा मेरिट लिस्ट नहीं हो पाया था, बहुत दुख हुआ था, है ना। लेकिन इस बार छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ और इस बार ले करके ही रहना है, ठीक है। और आप लोग को भी अगर केवीएस में ज्वाइन होना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार से पिछला मैंने क्या क्या गलती किया था, इंटरव्यू में मैंने क्या गलती किया। इस बार पूरी तैयारी आप लोग को करवाएंगे और पूरा गाइड भी आपको करेंगे क्या क्या किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।